हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। और सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और प्रश्न आपसे कल पूछा गया था, हाल ही में भारत के किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है दीपा मलिक जी। याद रखिएगा, दीपा मलिक के यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं। आगे हम दीपा मलिक के बारे में जानेंगे। तो दीपा मलिक जो इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। और कौन कौन से खेल खेलती थी ये? तो ये शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट करती थी। और वर्तमान में दीपा मलिक जो है भारत पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा। और दीपा मलिक जो है पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं। और उन्होंने 2016 के रियो जो गेम्स होते हैं उसमें सिल्वर मेडल जीता था। 2019 में खेल दिवस पर पैरा एथलीट दीपा मलिक और साथ में पहलवान जो बजरंग पुनिया हैं, इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अन्य पुरस्कारों में अगर हम बात करें तो दीपा मलिक को अर्जुन पुरस्कार 2012 में और पद्मश्री पुरस्कार जो है 2017 में मिला है। दीपा मलिक जो है ये हरियाणा के सोनीपत से हैं। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जो वीडियो के बीच में मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है होता है। और बहुत कम स्टूडेंट इस तरह का उत्तर लिखते हैं, यानी आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हो या फिर आप लोग कमेंट करना नहीं चाहते हो, मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डेली अपना उत्तर लिख रहे हैं और जितने मैं प्रश्न वीडियो में पूछता हूँ उनका सभी का उत्तर वो लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आज मिसा पटेल जी का नाम है। तो मिसा पटेल जी ने काफ़ी अच्छा उत्तर दिया है। यहाँ पे दीपा मलिक के बारे में इन्होंने लिखा है, जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया। और कुछ अन्य सवाल जो मैं पूछता हूँ उनके जवाब यहाँ पर हैं। तो देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की मैंने थीम पूछी थी। तो थीम है इस बार की नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। याद रखिएगा, थीम क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। उरुग्वे की मैंने राजधानी पूछी थी। तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। याद रखिएगा। और उरुग्वे जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, पता होना चाहिए आपको। और जो मिशन सागर चलाया गया है 5 द्वीप देशों में, तो इसके बारे में मैंने पूछा था। तो 5 देशों की मैंने राजधानी पूछी थी आपसे। तो मालदीव की राजधानी है माले, मेडागास्कर की राजधानी है एंटानेरिवो, और कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी, सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। याद रखिएगा। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। और प्रश्न में पूछा गया है, प्रतिवर्ष विश्व परिवार दिवस यानी वर्ल्ड फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है ये 15 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा। डिटेल्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हम बात करें तो प्रतिवर्ष मनाया कब जाता है ये? तो 15 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? तो परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। 2020 की थीम क्या है? तो थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। और ये थीम रखी क्यों गई है? क्योंकि कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की इस वर्ष जो है 25वीं वर्षगांठ है। याद रखिएगा। मनाने की शुरुआत कब हुई इस दिवस की? तो वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के द्वारा इसे पारित किया गया और तभी से इस दिवस को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं और पहले रिवाइज कर लेते हैं मई के महत्वपूर्ण दिवस को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य हैं वह स्थापना दिवस अपना 1 मई को मनाते हैं। विश्व ट्यूना दिवस 2 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व अस्थमा दिवस इस बार 5 मई को मनाया गया। और विश्व अस्थमा दिवस जो है मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। आगे देखते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार 9 मई को मनाया गया है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई। और विश्व दूरसंचार दिवस ये 17 मई को मनाया जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेटिव वर्क्स और अरुमावुर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग मिला है? तो कौन से राज्य से संबंधित है तंजावुर नेटिव वर्क्स और अरुमावुर वुड कार्विंग्स? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आगे डिटेल्स देख लेते हैं। तो हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने तंजावुर नेटिव वर्क्स और अरुमावुर जो वुड नक्काशियों है इसको जीआई टैग दिया है। नेटिव वर्क्स की अगर हम बात करें तो यह एक पारंपरिक कला है जिसे पीठ का उपयोग करके विकसित किया गया है।
और इसे नेटी से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। और नेटी एक हाइड्रोफाइट पौधा है जिसका जो नाम है एसिनोमोन एस्पुरा है, याद रखिएगा। हाइड्रोफाइट पौधे जो है पुडुकोलम और कल्लापुरम्बर झील में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अरुम्बावुर वुड नक्काशियों की, तो इसमें भारतीय लकड़ियों जैसे जो पेड़ होते हैं, आम के पेड़, ऐश के पेड़, नीम के पेड़, शीशम के पेड़, तो उन सभी लकड़ियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उनकी निकासी बनाने में उपयोग की जाती है। और भगवान कृष्ण, देवी सरस्वती, भगवान शिव, मंदिर के रथ, रूपांकनों के साथ आदि की मूर्तियों का अरुम्बावुर वुड नक्काशी में देखी जा सकती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। और हाल ही में कुछ जो भौगोलिक संकेतक जो मिले हैं जीआई टैग, उनको देख लीजिए। तो मणिपुर के चाखाओ जिसे काला चावल बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का टेराकोटा, तमिलनाडु की कदलाई मितई, जम्मू कश्मीर का केसर, झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना की जो तेलिया रुमाल है, इन सभी को हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह की ब्रेसलेट है ये, और एक किस देश से बनाया है? तो यह इटली ने बनाया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो आई फील यू ब्रेसलेट की अगर हम बात करें तो विकसित किसने किया इसे? तो इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसे विकसित किया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो यह ब्रेसलेट जो है उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट ने नज़दीक आने का पता चला जाएगा, याद रखिए। क्या करेगा ये? इसमें रेडियो सिग्नल का उपयोग करके, और जो मान लो दूसरे हाथ में जो ब्रेसलेट होगा उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा आदमी जो है कितने नज़दीक है हमारे, तो इसी का यही काम करेगा। आगे देखते हैं। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रोला, इटली के प्रधानमंत्री हैं जोसेफ कॉन्टे, याद रखिएगा। इटली की राजधानी है रोम, और इटली की राजधानी रोम जो है उसी में विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी वो स्थित है, याद रखिएगा। मुद्रा है लीरा, और सीमाएं साझा करते हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया के साथ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया उत्तराखंड के द्वारा। आगे हम डिटेल्स कवर करते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए होप की फुल फॉर्म क्या है। तो होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो प्रशिक्षित युवाओं तथा कौशल विकास के इच्छुक युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए इसे बनाया गया है। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं उत्तराखंड के फैक्ट्स। पहले उत्तराखंड की लोकेशन देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड है, ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और चाइना के साथ साझा करती है। और राष्ट्रीय सीमा में बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 में, याद रखिएगा। 9 नवंबर 2000 में ये उत्तर प्रदेश अलग होकर नया राज्य बना था। इसकी राजधानी है देहरादून, और हाल ही में गैरसैंण को इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा, नंदा देवी। और भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी, पता होना चाहिए आपको। टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखना। और राजा जी एक टाइगर रिजर्व भी है उत्तराखंड में ही। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे फूलों की घाटी। पर्वत यहाँ पे नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनी है वी विद्यावती, याद रखिएगा इनका नाम। आगे हम डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्व वे स्थलों और अवशेषों को रख रखाव करना है, याद रखना। स्थापना होता 1861 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो इसका है प्रत्न कीर्तिम प्रावीण्यम, याद रखना। संस्थापक इसके अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी रहे थे। और मंत्रालय कौन से अंतर्गत के आता है? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। और संस्कृति मंत्री कौन है अभी हमारे? तो है प्रहलाद सिंह पटेल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा कौन से नए गाने का अनावरण किया गया है? तो एक नया गाना लॉन्च किया गया इसके द्वारा।
यूनाइटेड वी फाइट, याद रखिएगा, यानी हम कोरोना वायरस के खिलाफ एक साथ होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। और इसे लॉन्च किया हमारे कौन से मंत्रालय ने, तो जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने इसे लॉन्च किया, इस गाने को याद रखिएगा। आगे हम जानेंगे ICCR के बारे में। तो ICCR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। हिंदी में इसे हम बोलते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। स्थापना होता है 1950 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, याद रखिएगा। महानिदेशक हैं अखिलेश मिश्रा। और ICCR के संस्थापक जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी, वो थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ समृष्टि योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे आप तस्वीर में देखकर समझ गए होंगे, ये है हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, ममता बनर्जी। आगे इसके बारे में जानते हैं हम डिटेल्स। मातृ समृष्टि योजना की बात करें तो किस राज्य ने शुरू किया? पश्चिम बंगाल ने। उद्देश्य क्या है? तो योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी ये। एंड इस योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिक जो हैं उन्हें लाभ मिलेगा। आगे हम पश्चिम बंगाल के फैक्ट जानेंगे। पश्चिम बंगाल की पहले लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये अपनी राष्ट्रीय सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और यहाँ पे सिक्किम के साथ और यहाँ पे असम के साथ भी लगती है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वेस्ट बंगाल साझा करती है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, और यहाँ पे देखिए नेपाल के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है, और यहाँ पे भूटान है। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, राजधानी है कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे है। चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, और इससे जो पूर्व जो 3 है, यानी जो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो तो पता होगा आपको, उत्तर प्रदेश है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा और तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है। पहला तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश है, चौथा मैंने आपको बता दिया पश्चिम बंगाल है, तो दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है उसका बताइएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे नोरा वैली, सुंदरबन, सिंगलीला, गोरुमारा और जालदापड़ा, और एक बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सीमा साझा करती है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस संगठन के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया है? तो यह SCO, याद रखिएगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें भारत ने भाग लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे बैठक आयोजित किया गया है। आगे देख लेते हैं हम डिटेल्स। तो संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक की अगर हम बात करें तो भारत ने 13 मई को SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एंड SCO की जो 8 सदस्य हैं उन सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, याद रखिएगा। और किस पर चर्चा हुई यहाँ पर? तो घातक कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए सहयोग पर चर्चा हुई है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो भी हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया। और एस जयशंकर जी गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ? तो सर्गेई लाव्रोव है जो कि रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। SCO का 19वां शिखर सम्मेलन जो है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई थी, याद रखिएगा। और इसका जो 20वां सम्मेलन है वो रूस में होगा। और 9 जून 2017 को पाकिस्तान और भारत SCO में शामिल हुए। और अब इस संगठन में टोटल जो है 8 देश हो गए, याद रखिएगा। पहले 6 थे, लेकिन 2017 में जब से पाकिस्तान और भारत शामिल हो गए तब से कितने देश हो गए? इसमें 8 हो गए। आगे जानते हैं SCO के बारे में, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्थापना होता 2001 में, मुख्यालय चीन के बीजिंग में है, और महासचिव है व्लादिमीर नोरोव, याद रखिएगा। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है चाइनीज एंड रशियन। आगे देख लेते हैं कौन कौन से सदस्य हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर की जो यहाँ पे कलर की गई है जिसे लोकेट किया गया वो यहाँ पे इसके सदस्य हैं। तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। और ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यहाँ पे अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी देश को लोकेट किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में कोरोना फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूरोप महाद्वीप का कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है स्लोवेनिया, याद रखिएगा। स्लोवेनिया में अब एक भी जो कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं, बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। डिटेल्स देखते हैं। तो स्लोवेनिया जो है कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। अब स्लोवेनिया में अन्य यूरोप देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे देखते हैं। स्लोवेनिया की लोकेशन देखिए, यहाँ पर हमारा भारत है
और अगर आप भारत से यहाँ पे पश्चिम की तरफ आएंगे तो यूरोप में आपको यहाँ पर स्लोवेनिया मिलेगा। इसकी राजधानी है जुब्लिजाना और मुद्रा है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बोरुट पाहोर, याद रखिएगा। और स्लोवेनिया पे यहाँ पे देखिए जूम्ड मैप है, ये अपनी सीमा साझा करती है ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया और इटली के साथ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक थी, तो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे अन्य महत्वपूर्ण समाचार है हमारे, तो 5 जो महत्वपूर्ण समाचार हो तो उसको मैं कवर करता हूँ डेली। तो हाल ही में अखिल कुमार जो उन्हें नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। और गृह मंत्रालय द्वारा जो हमारी कैप है यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें हमारा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी, वो सभी आते हैं, उसकी कैंटीन में 1 जून 2020 से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो उसने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब ऋण देने की मंजूरी दी है। विश्व व्यापार संगठन की बात करें, जिसका मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसके जो प्रमुख हैं रॉबर्टो अजवेदो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 31 अगस्त से अपने पद से हट जाएंगे, याद रखिएगा। और ये प्रमुख कब बने थे WTO के? तो ये प्रमुख बने थे 2013 में। आगे देखते हैं, आगे कल के प्रश्नों का रिवीजन है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो है मनोज आहूजा जी। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 74वें स्थान पे भारत, और टॉप यहाँ पे यानी नंबर 1 पे रहा है स्वीडन, याद रखिएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में कब आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2021 में। किस राज्य ने सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? तो कौन सा राज्य का ये? तो यह झारखंड का। किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन सेशंस कप जीता है? तो यहाँ पे अमेरिका को हराकर चीन ने जीता है। आगे देखते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया? तो MSME मंत्रालय। बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विपो के महानिदेशक की बात हो रही है, तो बनेंगे डैरन तांग जी, याद रखिएगा। भारत के किस पत्रकार को ड्यूश वेले फ्रीडम स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो सिद्धार्थ वरदराजन। हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं BS चंद्रवदन। भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? तो अहमदाबाद, याद रखिएगा। अब आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न आ गया, जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और ज़्यादा ज़्यादा उत्तर लिखें, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है यानी जेड टैग मिला है? ऑप्शन है बिहार, तेलंगाना, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और जो हमारा ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों जगह आपको PDF बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। तो लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।